नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल क्लास में और मैं हूं किशन चंद। दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आते हैं स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो जम्मू और कश्मीर को लेकर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चली और सुरक्षा बलों की एक ज्वाइंट टीम ने 4 आतंकियों को मार गिराया है। मारे गए इन आतंकियों की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। सुरक्षा बलों ने अभी भी मोर्चा संभाल के रखा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है एरो इंडिया शो 2021 को लेकर। एरो इंडिया शो का अगला सत्र फरवरी 2021 में आयोजित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया शो के लिए रोड मैप की समीक्षा की है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 3 से 7 फरवरी 2021 तक ये शो आयोजित किया जाएगा। बता दें कि इससे पहले साल 2019 में एरो इंडिया शो का आयोजन बेंगलुरु में किया गया था। दोस्तों आपको बता दें कि एरो इंडिया विमानन क्षेत्र में हो रही प्रगति और नए विचारों को दुनिया के सामने साझा करने के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और इसमें भारत का मकसद मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना है। भारत दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा बाजार है। ऐसे में दुनिया भर की हथियार बनाने वाली कंपनियों की नजर हर साल भारत में आयोजित होने वाले एरो इंडिया पर रहती है। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो नए एयर डिफेंस कमांड को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि एलएसी और एलओसी पर जारी तनाव के बीच भारत सरकार तीनों सेनाओं को लगातार तेजी से मजबूत करने में लगी हुई है। सैन्य मामलों के विभाग ने सशस्त्र बलों के पुनर्गठन की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसके तहत अक्टूबर के दूसरे सप्ताह के दौरान प्रयागराज में भारतीय वायुसेना के तहत नई एयर डिफेंस कमांड की स्थापना हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक वायुसेना के अधिकारी के अधीन बनने वाली इस कमांड की रूपरेखा पर तेजी से काम हो रहा है। कोशिश की जा रही है कि 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के मौके पर इसकी घोषणा की जा सकेगी। इस एयर डिफेंस कमांड का गठन भारतीय वायुसेना की मध्यम कमान मुख्यालय के साथ किया जाना प्रस्तावित है। इसके तहत आगरा, ग्वालियर और बरेली एयरबेस आते हैं। कमांड का उद्देश्य 3 सेवाओं के संसाधनों को एक कमांड के तहत संयोजित करना है और इसे एक्टिव कर देश की वायु क्षेत्र की सुरक्षा करना है। इस संबंध में इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ एयर मार्शल एच.एस. अरोड़ा ने कहा कि तीनों सेवाओं की जो एसेट्स हैं यानी कि परिसंपत्तियां हैं उनके साथ प्रस्तावित कमांड की संरचना का सुझाव दिया गया है। आपको बता दें कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत के तहत थिएटर कमांड के साथ संयुक्त सैन्य कमांड बनाने का आदेश दिया था। इसके अलावा सीडीएस संयुक्त समुद्री कमांड के निर्माण पर भी काम कर रहे हैं। इसकी स्थापना केरल और कोच्चि या करवार में की जा सकती है। प्रत्येक सेना का अपना खुद का एयर डिफेंस सेटअप है। एयर डिफेंस कमांड वायुसेना, थल सेना और नौसेना की वायु रक्षा परिसंपत्तियों को इंटीग्रेट करेगा और संयुक्त रूप से देश के वायु क्षेत्र की सुरक्षा करेगा। इसके साथ ही सीडीएस ने कहा कि किसी भी कमांड को संचालित करने के लिए 3 स्टार पर कोई अतिरिक्त पद का सृजन नहीं होगा और इसे मौजूदा संसाधनों से ही तैयार किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो कल्याणी राफेल ज्वाइंट वेंचर को लेकर आ रही है। बता दें कि कल्याणी ग्रुप और राफेल का ज्वाइंट वेंचर हैदराबाद में ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए R&D का केंद्र स्थापित करेगा और इसका विस्तार करेगा। दोस्तों आपको बताइए कि ऑलरेडी कल्याणी ग्रुप कई सारे प्रोजेक्ट्स बना चुकी है और ऐसे में अब इजराइल के राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के साथ ज्वाइंट वेंचर यानी कि कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम KRAS R&D का एक सेंटर खोलना चाह रहा है। आपको बता दें कि KARS के CEO रुद्र जडेजा ने कहा कि हमने खुद को एक उत्पादन या सिस्टम इंटीग्रेशन हाउस बने रहने के लिए प्रतिबद्धित नहीं किया है। हमारे यहाँ एक R&D सेंटर है और रिच और टास्क की मदद से हमने रेडियो फ्रीक्वेंसी इंजीनियरिंग के लिए सेंटर भी खोला है। आपको बता दें कि KRS में एक मिसाइल सबसिस्टम विनिर्माण सुविधा है और साथ ही हैदराबाद में मिसाइल प्रणालियों के लिए रखरखाव और मरम्मत और ओवरहॉल की सुविधा है। हालांकि आपको बता दें कि मिसाइल सबसिस्टम निर्माण इकाई हैदराबाद के बाहरी इलाके में लगभग 70 करोड़ रुपए के निवेश पर स्थापित की गई थी और अगस्त 2017 में इसका उद्घाटन किया गया था। यानी कि दोस्तों रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर खोला जाएगा ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में भारत और इजराइल के जॉइंट वेंचर के द्वारा। दोस्तों पे अगली खबर की बात करते हैं तो भारत और जापान को लेकर आ रही है। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके समकक्ष जापान के शिंजो आबे के बीच में अगले महीने एक वार्षिक शिखर सम्मेलन होने वाला है जिसमें अक्सा यानी कि एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट समझौते के होने की उम्मीद है जो जिबूती में भारतीय नौसेना को जापानी सेना के बेस और अंडमान में जापानी नौसेना को पहुंच प्रदान करेगा। अक्सा यानी कि एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट ये आमतौर पर म्यूचुअल लॉजिस्टिक सर्विसेज पैक्ट के रूप में जाना जाता है। जिबूती में भारतीय नौसेना को जापानी बेस तक ये पहुंचने में अनुमति देगा। जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स यानी कि JSDF को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारत के सैन्य प्रतिष्ठानों का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी।
वर्तमान में भारत के पास अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस के साथ इसी तरीके के समझौते हैं और इस साल के अंत में रूस के साथ भी इसी तरीके का लॉजिस्टिक एग्रीमेंट होने की संभावना है। भारत लंबे समय से हिंद महासागर के बाहर के हिस्सों में जिबूती में अपनी उपस्थिति पाने के लिए काफी उत्साहित है, क्योंकि जिबूती अदन की खाड़ी और लाल सागर के बीच एक महत्वपूर्ण और बेहद हलचल वाले समुद्री लेन का प्राकृतिक द्वार है। जिबूती का आधार JSDF यानी कि जापान सेल्फ डिफेंस फोर्स का पहला विदेशी नौसेना बेस है और रक्षा का उद्देश्य एक महत्वाकांक्षी भारत जापान रणनीतिक साझेदारी का विस्तार करना है, जो कि चीन की आक्रामकता पर रोक लगाने के लिए भी है। आपको बता दें कि दोस्तों जापान के शिंजो आबे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसकी वजह उनकी सेहत है और इसकी वजह से इस वक्त उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन शायद अगले महीने जो ये मीटिंग होने वाली है वो ना हो और इस वजह से भी शायद इस समझौते पर जो कि आक्सा है उस पर स्टे लग सकता है। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो राफेल को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि 10 सितंबर को एयरफोर्स में शामिल होंगे 5 राफेल। फ्रांस से आए 5 लड़ाकू विमानों को 10 सितंबर को औपचारिक रूप से इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में भारतीय वायुसेना को ये फाइटर जेट सौंपे जाएंगे। ऐसे में कहा जा रहा है कि फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली को भी आमंत्रित किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर चीन को लेकर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि चीन का रवैया, जो कि आप सब जान चुके हैं कि वो हर बार पीछे से वार करता है। अब आपको बता दें कि पैंगोंग झील के पास उसने काफी तेजी से निर्माण कर लिया है, जहां पर चीनी सेना पहले से डटी हुई है। यहां पर कुछ नई झोपड़ियां और शेड्स दिख रहे हैं। अभी भी दोनों देशों के बीच बातचीत की प्रक्रिया जो है वो अटकी हुई है और चीन ने तनाव को कम ना करते हुए डेमचोक के पास 5G नेटवर्क स्थापित कर दिया है। साथ ही पैंगोंग झील के पास नया निर्माण तेजी से हो रहा है। चीन और भारत के साथ गतिरोध के बीच चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 5G नेटवर्क बिछाने में जुटा है। खुफिया रिपोर्ट से संकेत मिला है कि अगस्त के पहले सप्ताह में डेमचोक के पास चीन इसकी तैयारी कर रहा था। पैंगोंग झील के पास भी ताजा निर्माण देखने को मिल रहा है, जहां पर चीनी सेना पहले से बनी हुई है। LAC पर चीनी सैनिकों का जुटना जारी है। इस कारण भारत ने भी लद्दाख में सेना की तैनाती बढ़ा दी है, जहां भारत ने अपने सैनिकों को 3 गुना बढ़ा दिया है। भारत सर्दियों में भी इन इलाकों में तैनाती जारी रखेगा। अगली खबर की बात करते हैं तो दोस्तों वो आ रही है चंद्रयान 3 को लेकर। इसरो अगले साल चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग करेगा। इस मिशन में लैंडर और रोवर जाएंगे। चांद के चारों तरफ घूम रहे चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के साथ लैंडर रोवर का संपर्क बनाया जाएगा। चांद के गड्ढों पर चंद्रयान 3 के लैंडर रोवर अच्छे से उतरकर काम कर सके, इसके लिए बेंगलुरु से 215 किलोमीटर दूर छल्लाकेरे के पास उलार्थ काबुलों में नकली चांद के गड्ढे तैयार किए जाएंगे। खबरों के मुताबिक इसरो के सूत्रों ने बताया कि छल्लाकेरा इलाके में चांद के गड्ढे बनाने के लिए हमने टेंडर जारी किया है और उम्मीद है कि सितंबर की शुरुआत तक वो कंपनी मिल जाएगी जो ये काम पूरा कर पाएगी। इन गड्ढों को बनाने में 24.2 लाख रुपए की लागत आएगी। ये गड्ढे 10 मीटर व्यास और 3 मीटर गहरे होंगे। ये इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि हम चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर के मूवमेंट की प्रैक्टिस कर सकें, साथ ही उसमें लगने वाले सेंसर्स की जांच कर सकें। इसमें लैंडर सेंसर परफॉर्मेंस टेस्ट किया जाएगा। इसकी वजह से हमें लैंडर की कार्यक्षमता का पता चल पाएगा। चंद्रयान 2 की तरह चंद्रयान 3 मिशन भी अगले साल ही लॉन्च करना है। उसमें ज्यादातर प्रोग्राम पहले से ही ऑटोमेटेड होंगे। इसमें सैकड़ों सेंसर्स लगे होंगे जो ये काम बखूबी से करने में मदद करेंगे। लैंडर के लैंडिंग के वक्त ऊंचाई, लैंडिंग की जगह, पत्थरों से लैंडर को दूर रखने आदि में ये सेंसर्स मदद करेंगे। इस नकली चांद के गड्ढों पर चंद्रयान 3 का लैंडर 7 किलोमीटर की ऊंचाई से उतरेगा। 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर आते ही इसके सेंसर्स काम करने लगेंगे। उनके अनुसार लैंडर अपनी दिशा, गति, लैंडिंग साइट का निर्धारण करेगा। इसरो के वैज्ञानिक इस बार कोई गलती नहीं करना चाहते, इसलिए चंद्रयान 3 के सेंसर पर काफी बारीकी से काम हो रहा है। दोस्तों वीडियो समझ कोई प्रश्न या आपका कोई जवाब है जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। साथ ही दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए।